आ जाइए, नया चैप्टर है बच्चा। वो नया चैप्टर क्या है हमारा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ हमें भी समझाओ। यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है ना। अगर इसी को सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वेंटिलेशन यही होती है। ऑक्सीजन रिच O2 रिच एयर को इनहेल करना एंड CO2 रिच एयर को एक्सेल करना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। क्लियर है ना? यानी ब्रीदिंग और दो टर्म आपको पढ़ेंगे। जब आप पहला इंट्रोडक्शन वाला पैरा पढ़ेंगे बच्चा, उसमें दो टर्म आपको मिलता है, ब्रीदिंग मिलेगा और क्या मिलता है बच्चा? रेस्पिरेशन मिलता है। ब्रीदिंग होता है और रेस्पिरेशन होता है। तो ये बच्चा ब्रीदिंग क्या होता है? इन क्या सिंपली इसको बोले तो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? यानी गैसेस का एक्सचेंज होना, CO2 रिच एयर का बाहर आना एंड ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना, क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 रिच एयर इज इनहेल्ड एंड CO2 रिच एयर इज एक्सेल्ड। ठीक है बच्चा। अब बताओ रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन, हाँ, यानी जो आपने ऑक्सीजन रिच एयर लिया है ना बच्चा, अब वह O2 इन्वॉल्व होगा जो आपने फूड खाया है उसको ऑक्सीडेशन करने में, और उससे फिर हमें क्या मिलेगी बच्चा? एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी से हम क्या करेंगे? कोई ना कोई वर्क करेंगे, कोई बायोलॉजिकल वर्क किया जाएगा। यानी रेस्पिरेशन सिंपली क्या है बच्चा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क, टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। कोई दिक्कत है बच्चा? यानी ऑक्सीडेशन मैंने बोल दिया तो ऑक्सीडेशन का मतलब अपने आप कंफर्म हो गया बच्चा कि जब भी होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? फूड का क्या हो रहा है बच्चा? जला जा रहा है, डाइजेस्ट किया जा रहा है, और उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी क्या हो रहा है बच्चा? कोई ना कोई हमें हीट के फॉर्म में कुछ लॉस्ट हो रहा है, ATP के फॉर्म में मिल रहा है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई ना कोई आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ये होता है बच्चा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस। अब जब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चा, तो दिया हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जैसे हम पढ़ रखे हैं, आप एनिमल किंगडम पढ़ रखे हो, तो हर तरीके के एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। हर तरीके के एनिमल्स में क्या होते हैं? अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जरा हम कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम बोलेंगे बच्चा, आप उनका हमें एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है ना। तो जरा बताइएगा, डिफ्यूजन के थ्रू किन में होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू किन में होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, यानी चलो मैं ही आप लिख दे रहा हूं। पहला लिख सकते हो जनरल बॉडी सरफेस। पहला क्या है बच्चा? जनरल बॉडी सरफेस। देखो पूरा लंबा चौड़ा मत लिखना, टू द पॉइंट लिखते चलना, ठीक है ना। टू द पॉइंट लिखोगे ना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे, कुल मिला के पूरा पैराग्राफ पढ़ने पे ना बच्चा, कुल मिला के समरी ही एग्जाम की बात बनती है। तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू किन में रेस्पिरेशन होती है? स्पॉन्जेज, या मैं बोल सकता सिंपली ऐसे बोलने से बेहतर है कि सर लोअर इनवर्टिब्रेट्स। क्या लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चा? लोअर इनवर्टिब्रेट्स लिख सकते हैं क्या? क्या हो सकते हैं बच्चा? लोअर
इनवर्टिब्रेट्स। अब लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या बोल सकते हो? स्पॉन्जेज, सिलेंट्रेट्स एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो होता है बच्चा, ये देखो याद ध्यान देना है कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि इससे बच्चा एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से ना, एक ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो अभी ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, रेगुलेशन वाले टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चा मॉइस्ट स्किन। क्या है? मॉइस्ट स्किन, या फिर बोल सकते हो बच्चा थीन क्यूटिकल के थ्रू। थीन क्यूटिकल के थ्रू बताओ इसमें अर्थवॉर्म और लीच क्या हो सकता है? अर्थवॉर्म हो सकता है, क्या लीच हो सकता है, और हाँ फ्रॉग। अर्थवॉर्म, लीच, एम्फीबियंस। क्या है बच्चा? अर्थवॉर्म, लीच एंड एम्फीबियंस। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? अब और आगे बताओगे। नेक्स्ट हमारा है बच्चा ट्रैकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रैकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब से किस में होता है? आप सब पढ़ रखे हो एनिमल किंगडम में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ट्रैकियल ट्यूब से किस में होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स किस में होगा? ट्रैकियल ट्यूब से बच्चा इंसेक्ट्स। ट्रैकियल ट्यूब से किस में होगा? इंसेक्ट्स, सेंटीपेड, अरे जैसे जिसके 100 पैर होते हैं, जैसे हिंदी में कनगोजर टाइप के नहीं बोलते जो बरसात में निकलते रहते हैं। हाँ, क्या होता है बच्चा? इंसेक्ट्स, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बच्चा? सेंटीपेड। सेंटीपेड, सेंटी मतलब क्या होता है बच्चा? 100। यहाँ पे सेंटी मतलब सेंटीमीटर मत कर लेना, सेंटी मतलब 100, मतलब एग्जैक्ट बहुत ज्यादा पैर होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जरा देखोगे तो ट्रैकिया में बच्चा, ट्रैकियल जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, उनको गार्ड करने के लिए ना स्पाइरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? स्पाइरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? बात नहीं, क्या होता है? स्पाइरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? स्पाइरेकल्स होते हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्स के ओपनिंग को गार्ड कर रहे होते हैं। यानी हर ट्रैकियल ट्यूब्स के पास अपना एयर सैक होता है, और वही एयर सैक पूरे ट्रैकिया में क्या करता है बच्चा? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो हर एयर सैक के पास अपना ट्रैकियल ट्यूब्स है, और उस ट्रैकियल ट्यूब्स का ओपनिंग कौन रेगुलेट कर रहा है? स्पाइरेकल्स करते हैं। अरे पढ़ रखे हो आर्थ्रोपोडा में, अजीब तरीके से मत देखो, ठीक है ना? आर्थ्रोपोडा में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है बच्चा गिल्स। नेक्स्ट क्या आएगा? गिल्स। अरे लिखना नहीं है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर लिखना हो तो लास्ट में लिख लेना, ठीक है ना बच्चा? नेक्स्ट क्या है? गिल्स। गिल्स से बता दो फिश और टैडपॉल। फिश, टैडपॉल्स, फिश, टैडपॉल एंड प्रॉन। फिश, टैडपॉल एंड प्रॉन कौन कौन है बच्चा? फिश हो गए, टैडपॉल हो गए और प्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट बनाता है बच्चा लंग्स। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, घोंघा टाइप का बच्चा। प्रॉन एक्वेटिक एनिमल्स ही है ये भी, सब ये सब मालूम है, नाम से तुम्हें परिचित होना चाहिए। ऑलरेडी एनिमल किंगडम पढ़ रखे हैं आप, इसके बाद पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एनिमल किंगडम आपको सारा का सर्कुलेटरी सिस्टम भी बता दिया जाता है, हार्ट के भी बारे में बता दिया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी बारे में बता दिया जाता है। यहाँ तो बस एक बार रिफ्रेश किया जा रहा है आपको। इसमें कोई दिक्कत, ये बिल्कुल याद करने वाली बात है बच्चा, और इसमें कुछ नहीं है। बोलो बच्चा यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आप एनसीईआरटी इसका रीड कर सकते हो। छोड़ो, देखो पढ़ाते जा रहे हैं, एनसीईआरटी फटाफट यहीं पे रीड करते चलो, जो पढ़ने में दिक्कत है साथ में एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर वो घर पे जाकर रीड कर लेना और क्वेश्चन लगा लेना, समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो फिर भाई साहब, हाँ नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं कैसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार रीड लगा लो फटाक से, 5 मिनट का समय है। एक बार आप यहीं पे एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। एनसीईआरटी नहीं लाई हैं आप क्या?
नेक्स्ट है हमारा, आप लोग पढ़ेंगे। ये पेन आप लोगों से किसी का है क्या? आपका पेन है? हो गया? कोई पॉइंट में दिक्कत बच्चा? सारा क्लियर है ना? चलिए आगे हेडिंग लगा दो बच्चा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन हेडिंग लगा दो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बच्चा देखो, जिसको लिखना होगा बोल देना, मैं पीछे स्लाइड कर दूंगा, 2 मिनट समय लगेगा, लिख लेना, काम की बातें होती है, लिख लिया ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एयर पैसेज या फिर उसे आप बोल दो एयर ट्रैक्ट या एयर वे बोल दो, और क्या बोल सकते हो, एयर पैसेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एयर पैसेज बोल सकते हो। और दूसरा क्या है बच्चा, लंग्स। दूसरा क्या है, लंग्स। अब बात आती है एयर पैसेज का काम क्या है, पहले फंक्शन जानो। एयर पैसेज का काम क्या है, तो आप सब पढ़ रखे हैं, थोड़ा बताइए मुझे, आप लोग कुछ बताइए, एयर पैसेज का क्या काम होता है? हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, एयर का पैसेज तो एयर को रास्ता देगा। देखो क्या करता है एयर पैसेज, क्या करेगा बच्चा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कुछ माइक्रोब्स हैं, उनको क्या करेगा, फिल्टर आउट करने का काम करेगा। सबसे पहली बात क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। आपके नोज में एयर्स होते हैं, म्यूकस वगैरह, तो क्या कर रहा है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, पैथोजन है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, ये सारे क्या हो जाएंगे, या आइदर नोज नॉस्ट्रल्स में जो हेयर्स हैं उनसे फिल्टर आउट हो जाएंगे, अदरवाइज अगर कुछ बचते हैं तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जाकर के स्टिक आउट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर है? दूसरा काम इसका क्या होता है बच्चा, जो एयर आप बाहर से ले रहे हो उसको बॉडी टेम्परेचर तक भी तो लाना होता है ना। अरे बोलो, नॉर्मल आप हवा लेते हो तो सही लगता है, दोपहर में नॉर्मल हवा लेते हो नॉर्मल लगता है, लेकिन सुबह ठंडी हवा नाक में जाती है थोड़ा सा अजीब आता है, इरिटेशन टाइप का नोज को, क्योंकि उसका काम क्या होता है बच्चा, जो आपका एयर का टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना होता है। क्या लाना होगा बच्चा, बॉडी टेम्परेचर पे लाना होगा। और एयर को ह्यूमिडिफाई करना क्या है बच्चा, इनका काम है। क्वेश्चन पूछता है कि एयर पैसेज का क्या क्या काम है, तो पहला क्या काम है बच्चा, एयर को प्यूरिफाइज करने का। दूसरा काम क्या हो गया बच्चा, एयर को ह्यूमिडिफाई करने का। और तीसरा काम क्या हुआ बच्चा, हाँ, उस एयर को लंग्स तक पहुंचाने का। ठीक है ना? तो क्या क्या मैंने बोला आप लोग मुझे बताएंगे, बोलिए क्या क्या मैंने बोला। ह्यूमिडिफाइज द एयर and bring it to the normal body temperature. Bring it to the normal body temperature. ठीक है? दूसरा क्या है बच्चा, clean the air. Clean the air from microbes and dust particle और क्या हो सकता है बच्चा, एयर को प्रोवाइड पैसेज to the लंग्स तक के एयर को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए बच्चा, पैसेज देना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत है बच्चा? अरे बोलो, अब बोलो क्या है ये, डस्ट पार्टिकल्स, ये ह्यूमिडिफाइज, नहीं दिख रहा है ह्यूमिडिफाइज, ठीक है ना।
तो ये इनके क्या हो गया बच्चा, काम हो गया, एयर पैसेज काम हो गया। आपसे एग्जाम में या फिर एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो बोले पाथ, जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या रैंडमली जब क्वेश्चन लगाओगे, एमटीसी वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन लगाओगे, तो क्वेश्चन आता है बच्चा पाथवे ऑफ एयर। पाथवे ऑफ एयर क्या, पाथवे ऑफ एयर क्या, तो हेडिंग लगाओ, इसको लिखो अपने कॉपी में, इसको मेंशन करो, पाथवे ऑफ एयर। लिखिएगा पाथवे ऑफ एयर, हेडिंग लगा दे, पाथवे ऑफ एयर। अभी हमारा बच्चा एयर पैसेज ही चल रहा है, लंग से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। पाथवे ऑफ एयर, पाथवे ऑफ एयर लिखिएगा बच्चा इसमें। लिखिएगा नेजल पैसेज, नेसल पैसेज लिख दे ब्लैक बोर्ड पे, नेसल पैसेज, एरो ला के लिखते चल रहे हैं, नेसल मतलब पाथवे पढ़ना ना, तो नेजल पैसेज के एरो ला के लिखेगा। नेजल कैविटी, जो आपके अंदर जो नाक में कैविटी होती है जहां पे उंगली जाती है, वो क्या है बच्चा, नेजल कैविटी। उसके बाद जाता है कहां बच्चा, नेजोफेरिंग्स, कहां जाती है, नेजोफेरिंग्स, नेजो एन एसो नेजो फेरिंग्स, उसमें एरो ला के लिखेगा। लैरिंग्स, 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 उसके बाद बच्चा ट्रैकिया, हाँ बिल्कुल ट्रैकिया, उसके बाद कहां जाती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद बच्चा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे डिवाइडेड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, तो आप सिंपली लिख दो ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे किसमें डिवाइडेड होता है बच्चा, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेला के लिख देंगे ब्रोंक्यूल्स। एंड उसके बाद बच्चा कहां चला जाएगा, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन हो जाएगा, एल्वियोलाई में ओपन हो जाएगा। क्या लिखे, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद लिख दीजिएगा एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई। अरे याद रहेगा क्या, एल्वियोलर डक्ट। चलो आप लोग बोलो मेरे साथ, यहीं पे याद करो, पहला क्या था बच्चा, नेजल पैसेज, देन बच्चा नेजल कैविटी, देन नेजो फेरिंग्स, देन बच्चा लैरिंग्स, देन बच्चा ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई तीन में है डिवाइडेड, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकाई के बाद बच्चा ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद बच्चा एल्वियोलर डक्ट। क्या है, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद बच्चा एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के पास एयर पहुंच गया क्या, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवा दे रहा हूं। अब एल्वियोलाई के पास क्या हो गया बच्चा, एयर पहुंच गया। अब ये एयर क्या हमारा ब्लड के साथ ज्वाइन करेगा, एल्वियोलाई में एक्सचेंज, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो O2 रिच एयर ब्लड में जाएगा और CO2 रिच एयर जो ब्लड से वापस लंग्स में आ जाएगा। अब वह O2 रिच एयर हमारे टिश्यू के पास जाएगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा रहेगी और CO2 की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है पर CO2 की मात्रा कम है, सेल के अंदर O2 की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट क्रिएट होगा ना, तो O2 बाहर ज़्यादा है, सेल के बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर में CO2 ज़्यादा है सेल के, बाहर में CO2 कम है, तो CO2 बच्चा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वापस से CO2 रिच एयर लंग्स के पास पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू। इसी तरीके से क्या चलता रहता है, पाथवे हमारा चलते रहता है। कोई दिक्कत बच्चा। अब आगे हेडिंग लगा दो बच्चा। देखो ये पॉइंट मैं ही बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको पता है ना कि लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। लैरिंग्स क्या बोला जाता है बच्चा, साउंड बॉक्स बोला जाता है। कोई दिक्कत। अब ग्लॉट, जब हम खाना खाते हैं तो क्यों बोला था ये खाना आराम से खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लॉटिस होता है बच्चा, ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस सुने हो ना, और लैरिंग्स को भी कवर करता है और
लैरिंग्स, वही तो हुआ। फूड पाइप ओसोफेगस को भी कवर करता है। अब एक ही मस्कुलर फ्लैप है, एक बार में चाहे वो फूड पाइप को कवर करे या विंड पाइप को कवर करेगा। तो जब आप खाना खाते हैं तो विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब आप चीज़ों को निगल रहे होते हैं तो उस समय फूड पाइप को क्या करेगा, ओपन करेगा, विंड पाइप को बंद करेगा। लेकिन जब आप बात कर रहे होते बच्चा, एपिग्लोटिस गेट कंफ्यूज्ड, किसको बंद करना है। तो कभी कभी फूड कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। जाना चाहिए था फूड पाइप में, चला गया कहाँ, विंड पाइप में। तब आपको छींकते हो ना, अंदर से प्रेशर लगाते हो ना, रिफ्लेक्स बैक होती है और फिर वो क्या आती है, चावल का दाना जो भी जाती है विंड पाइप में वह बाहर आ जाता है। इसलिए कहा था ना कि खाना खाते समय ध्यानपूर्वक खाना खाना चाहिए, कंसंट्रेट करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाने का रास्ता फूड पाइप है। अगर बात करोगे तो खाना खाते जब स्वेल कर रहे हो तो फूड पाइप क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो विंड पाइप बंद होना चाहिए। अब तुम खा भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, भाई साहब फ्लैप इधर उधर घूम रहा है और अचानक से कहीं चला गया खाना तुम्हारा विंड पाइप में, तो गड़बड़ी हो जाना है। छी छी करने शुरू करते, मम्मी जी से बोलते सरक गया है लड़का, होता है कि नहीं होता है, सरक गया मतलब क्या हुआ, यही होता है। अरे जो भी है, अरे समझ में आया कि नहीं है ये बात तुम लोग को, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट लिखोगे क्या, अगर चाहते हो तो लिखो, तो लिख सकते हो, लिख लो इस पॉइंट को। ड्यूरिंग स्वेलिंग हाँ पॉइंट है, ड्यूरिंग स्वेलिंग मतलब निगलना, स्वेलिंग मतलब बच्चा निगलना। ड्यूरिंग स्वेलिंग epiglottis prevent the entry of food into larynx, अगर इसको लिखो ना बच्चा तो इसके बाद एक पॉइंट और ऐड करना। देखो जैसे, अच्छा इसको पहले कॉपी कर रहे हैं, कर लो कॉपी। हो गया। अब देखो मजे की बात समझिएगा। देखो होता क्या ना, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बच्चा, यानी ट्रैकिया वगैरह हो गया, ये जैसे देखोगे तो ट्रैकिया ना पीछे की तरफ, जैसे ये अगर मैं ट्रैकिया बनाऊं, अगर ये हमारा ट्रैकिया है बच्चा, तो ट्रैकिया ना पीछे की तरफ ना कार्टिलेजिनस, हाफ कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होता है। अगर सपोज दैट, अगर एक कॉपी देना एक, अगर ये हमारा ट्रैकिया है बच्चा, ठीक है, विंड पाइप है, तो पीछे हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चा, हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्योंकि जब आप एक समय के बाद जब इसमें एयर नहीं रहेगा बच्चा, ऐसा तो नहीं तो एयर होता है, एयर की अगर मात्रा कम होती है तो क्या हो सकता है, नहीं एयर रहने पे कोलैप्स कर सकता है ना। एक बार जब कोलैप्स हो गया बच्चा तो मुश्किल है खुल पाना। इसलिए तो क्या होता है ना, पीछे में हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जिसको कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है। PYQ है बच्चा ये। हाफ कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे देखो जब ट्रैकिया ओपन नहीं, तभी तो देखते हो जब मूवी वगैरह में देखे होगे, जब छोटा बच्चा होता है तो डॉक्टर उसको लंग्स पे देता है, प्रेशर डालता है, ताकि लंग्स क्या हो जाए के बाद एक्टिवेट हो जाए, फिर जीवन भर एक्टिवेटेड रहता है। इस बात को लिख लोगे, लिखो। इनएक्टिवेट लंग्स हो गया तो दिक्कत है फिर बच्चा। ट्रैकिया ब्रोंकाई लिख दे क्या कि बोल दे, ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोल रहा हूं बच्चा, मतलब सारे ब्रोंक्यूल्स नहीं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय half cartilaginous rings, supported by half cartilaginous rings। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चा। ये क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है,
कोलैप्स होने से बचाता है। देखो तुम लोग को बता रहा हूं, असर्शन रीजन तभी सही होगा ना बच्चा, राधे राधे, असर्शन रीजन तभी सही होगा जब एनसीईआरटी 6 से 7 और पढ़ोगे। इक्का लगेगा करेगा, अक्के लगता है, हाँ बिल्कुल लगेगा। अभी तो हमने आपको एक मिक्स लग रहा था, 2-3 असर्शन रीजन हमने बताया ना, हमें तो मिक्स नहीं लग रहा था। बस अंतर हम में आप में क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग का याद कर, हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हें लगता होगा इतना वो मैंने तो बताया था ना, समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो अपना टैलेंट, हिडन टैलेंट है ही याद कर जाने की बात। तुम एक समय के लिए लगता होगा तुम लोग हंस रहे हो, एग्जाम में बहुत कारगर होता है। जब एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही है, तो समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है। क्यों बोलते थे, रटना है, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में तो और भी अच्छी बात है, मतलब उसको रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही आना है। देखो जहां भी एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो जहां भी कॉमा दे, एक लाइन दिया उसके बाद फुल स्टॉप ना दे, कॉमा दे दिया, मतलब रीजन स्टार्ट हो गया उसका। सो दैट रीजन स्टार्ट हो गया, बिकॉज रीजन स्टार्ट हो गया, एज रीजन स्टार्ट हो गया। अगर लाइन के बाद फुल स्टॉप ना देके कुछ कंजक्शन ऐड कर दिया है, समझो सो रीजन जा रहा है, इस बारीकी से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तभी तो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी कॉमा का भी मतलब होता है। एनसीईआरटी में बिकॉज लिखा है उसका भी मतलब होता है। तो सर बिकॉज का मतलब क्यों की, भाई साहब बिकॉज का मतलब रीजन, आगे रीजन हो रहा है, समझ में आई बात ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सरसर रीजन बनेंगे, समझ में आई बात ना। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, ऐसा नहीं कि 2 बार पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, कुछ नहीं होता है 2 बार पढ़ लेने से। 2 बार तुमसे ज्यादा तो फिर 11-12 का बच्चा पढ़ लेता है भाई साहब। जो 10th के बाद जो पूरा एनसीईआरटी रीडिंग मार देता है न्यूज़पेपर की तरह। वो 10th की बात अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो जो उसमें नहीं भी समझ में आता है तो पूरा एनसीईआरटी की रीडिंग मार देता है वो, भले एनसीईआरटी को समझ में आए या नहीं आए। फिर टीचर पढ़ाता है तो पढ़ लेता है, घर पे जाके पढ़ लेता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मैं बताऊं, ड्रॉपर में बच्चों के पास ना पढ़ने के अलावा टाइम ही नहीं होता है। पता नहीं तुम लोग कैसे टाइम निकाल लेते हो। ड्रॉपर में अगर सही ढंग से तैयारी कर रहे हो ना, तो पढ़ने के अलावा समय नहीं मिलता है भाई साहब, सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं मिल पाता है। और तुम लोग पता नहीं कैसे लंका घूम लेते हो, बीएचयू घूम लेते हो, समझ ही नहीं आता है। चलो बच्चा, तो ये सारी बात क्या थी बच्चा हमारा, हमने याद करो, हमने लंग्स को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लंग्स और एयर ट्रैक्ट यानी एयर पैसेज में। ये सारा डिस्कशन हमारा किसके इर्द गिर्द था, एयर पैसेज के बारे में हमने अपना डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चा, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लंग्स। मैं जो पढ़ाता हूँ देखो, पढ़ के आया करो, जो पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ लिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद क्लास में बैठ के देखो कितना मजा आता है क्लास में। कभी गलती से भी एक बार करके देखो ना, अच्छा लगेगा। देखो लंग्स, हेडिंग लगा दो बच्चा। लंग्स, हमारे लंग्स कितने हैं बच्चा, पेयर्ड है। हमारा लंग्स कितना होता है, 2 हैं, एक राइट लंग है, दूसरा लेफ्ट लंग है। लंग्स किस में कवर्ड होता है, लंग्स किससे कवर्ड होता है, ब्रोंक्यूल से लंग्स कवर्ड होता है। लंग्स किससे कवर्ड होता है बच्चा, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। बाहर वाला थोरेसिक केज से जुड़ा होता है, अंदर वाला लंग्स से जुड़ा होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, प्लूरल कैविटी बोली जाती है। उस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, प्लूरल फ्लूइड दिया जाता है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, स्वाग एब्जॉर्ब करना। टेंशन नहीं लो, मैं सब लिखवाऊंगा, A to Z चीज बताऊंगा। तो हेडिंग लगा दो बच्चा, लंग्स। हेडिंग लगा दीजिए, लंग्स। तो ये बताओ, लंग्स, ये जो कैविटी देखते हो ना बच्चा, ये जो देखो, जो कैविटी रिब केज से बना हुआ है, आगे में रिब केज, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, ये जो कैविटी से थोरैसिक बोला जाता है बच्चा, थोरैसिक केज। रिब केज बोलो या थोरैसिक केज बोलो। इसी में बच्चा हमारा हार्ट होता है और लंग्स होता है। थोरैसिक केज के अंदर ही हमारा क्या होता है, हार्ट होता है या लंग्स होता है। क्लियर है ना। तो लंग्स हमारा कहाँ सिचुएटेड है बच्चा, बच्चा इस थोरैसिक केज में सिचुएटेड है। और रेस्ट कहाँ कर रहा होता है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, डायफ्राम।
यानी लंग्स हमारा थोरेसिक केज, रिब केज के अंदर सिचुएटेड होता है, और रेस्ट कहाँ कर रहा था बच्चा? डायफ्राम। यही तो डायफ्राम होती है, इसी के ऊपर क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा होता है। तभी तो डायफ्राम जब नीचे जाती है तो हमारा लंग्स का साइज, और जब तुम सांस लेते हो तो लंग्स का साइज बढ़ता है ना, यानी डायफ्राम हमारा नीचे जा रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है? नीचे की तरफ पुल हो रहा है। ठीक है ना बच्चा? तो ये बात लिखवाने की जरूरत है क्या कि लंग्स कहाँ सिचुएटेड है? कि लिखवाने की जरूरत है? बोलोगे तो लिखवा दूंगा, नहीं तो एज इट इज याद रहेगा ना। तो लंग्स हमारा कहाँ सिचुएट, बोलो, थोरेसिक केस में सिचुएटेड है। कहाँ रेस्ट कर रहा होता है बच्चा? डायफ्राम पे हमारा रेस्ट कर रहा होता है। एक पॉइंट लिख सकते हो, जो राइट लंग्स होता है बच्चा, उसमें कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। राइट लंग्स में हमारे 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। ये बात मेंशन करिए। लंग्स लिखोगे, लंग्स में पॉइंट लिखो, राइट लंग हैज, 2 लंग होते हैं ना, राइट और लेफ्ट। राइट लंग में कितने लोब होते हैं बच्चा? 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं बच्चा? 2 लोब्स होते हैं। करे कभी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर बोलता है ना कि सांस लीजिए गहरा, और अपने स्थितों को जगह जगह रख करके सुनता है। एक्चुअली वो लोब्स का ही तो साउंड सुन रहा होता है। क्या लिख बच्चा? राइट लंग हैज, अरे बोलो, राइट लंग हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। ईच लोब इज कवर्ड, यानी ईच लंग इज कवर्ड बाई प्लूरा। ईच लंग इज कवर्ड बाई प्लूरा। लिख लेना, इस बात को मेंशन करो। ईच लंग इज कवर्ड बाई प्लूरा। ईच लंग इज कवर्ड बाई प्लूरा। प्लूरा कितने लेयर होते हैं बच्चा? कितने होते हैं प्लूरा के? 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर बच्चा? 2। इनर प्लूरा एंड आउटर प्लूरा। इनर प्लूरा किसके साथ जुड़ा रहेगा बच्चा? लंग्स के साथ जुड़ा रहेगा। किसके साथ जुड़ा रहेगा? लंग्स के साथ जुड़ा रहेगा। और आउटर प्लूरा बच्चा इस थोरेसिक केज के साथ जुड़ा रहेगा। किसके साथ जुड़ा रहेगा? थोरेसिक। स्पीड तेज तो नहीं है ना? बोलो, किसके साथ जुड़ा रहेगा? थोरेसिक केज के साथ जुड़ा रहेगा। अरे कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, कोई दिक्कत? थोरेसिक केज। अब देखो ना, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, क्या इन दोनों के बीच में कैविटी है? तो इन दोनों के बीच, यानी इधर लिख दे बच्चा, अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। एंड इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है बच्चा? प्लूरल फ्लूइड होता है। इस कैविटी में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है बउआ? एक दोनों तो मेम्ब्रेन के बीच का फ्रिक्शन को कम करना, रिड्यूस फ्रिक्शन। या जब आप गिरते हैं तो लंग्स पे चोट ना पड़े उसके पहले रिब केज पे चोट लगता है। रिब केज से बच्चा फ्लूइड है तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा क्या गिरने पे? तो दूसरा क्या फंक्शन है बच्चा इसका? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर। कॉपी कर लीजिए इसको। शॉक एब्जॉर्बर। हो गया बच्चा? कोई पूछना है तो बोलो।
कोई दिक्कत हुआ? आगे तो देखो लंग्स के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है। तो लंग्स के अंदर हमारा क्या मिलेगा बच्चा? ब्रोंकाई मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेगा और अल्वियोलाई मिलेगा। उसके बाद सब उसके पहले वाला सारा हिस्सा कहाँ था बच्चा? कंडक्टिंग पाथवे के रूप में काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? कंडक्टिंग पाथवे के रूप में कर रहा था। तो नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। ये सारा हो गया ना सबका? नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, नोट डाल के पॉइंट लिखो। नोट में क्या लिखोगे बच्चा? लंग्स में क्या क्या होगा? लंग्स एक्चुअली बना किसका रहेगा? ब्रोंकाई, किसका? ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस बच्चा एल्वियोलाई। अरे कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड बच्चा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो, हाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर लिख लिया बच्चा। तो एल्वियोलाई ही जो होता है ना बच्चा हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट is the structural and functional unit of life। alveoli क्या होता है बच्चा? structural and functional unit of life। लिख दिया हूँ क्या? सॉरी लाइफ थोड़ी सेल चल रहा है माइंड, लंग्स ना बच्चा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है। ठीक है जाइए। यानी लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहे हैं वो करवा कौन रहा है? एल्वियोलाई करवा रहा है। करवा कौन रहा है? एल्वियोलाई करवा रहा है। कोई तकलीफ? अरे बोल भी दो नहीं। तो एल्वियोलाई को डिफाइन करो, एल्वियोलाई को डिफाइन कर लीजिए। देख लो एल्वियोलाई को, alveoli and their duct, alveoli and their duct, alveoli and their duct, alveoli and their duct form respiratory, alveoli and their duct form respiratory or exchange part of respiratory system of, फिर से बोल दूं, alveoli and their ducts form respiratory or exchange part of respiratory system। अरे कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा यहां तक में। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कहां तक पढ़ लिए हैं बच्चा? अगर एनसीईआरटी की बात करें तो जरा देखिएगा बच्चा, सुनो मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि जो लंग्स है हमारा, जो लंग्स का कवर को क्या बोल रहा है? प्लूरा। प्लूरा का आउटर लेयर जो प्लूरा है वो क्या हमारा थोरैक्स से जुड़ा हुआ है। अगर क्या हमारा थोरैक्स एक्सपैंड होगा तो हमारा लंग्स में वो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा? बोलो। क्योंकि देखो ये हमारा मान लो क्या है? रिबकेज। ये क्या है हमारा? रिबकेज। ठीक है, अब ये हमारा रिबकेज है और ये जो हमारा स्वेटर दिख रहा है ये आउटर प्लूरा समझ लो। ठीक है ना? अब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो क्या अगर हमारा रिबकेज एक्सपैंड होगा तो प्लूरा भी एक्सपैंड होगा क्या? अगर हमारे रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्लूरा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? यानी रिबकेज में जो चेंजेस होगा वो लंग्स के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। अगर रिबकेज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? बोलो। क्या रिबकेज का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम घटेगा क्या? नहीं समझ में आई बात? यानी जो भी चेंजेस हमें रिबकेज में, थोरैसिक केस में देखने के लिए मिलेगा वो सारा चेंजेस हमें कहां देखने के लिए मिलेगा बच्चा? पल्मोनरी में भी देखने के लिए मिलेगा, लंग्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। रीजन? क्योंकि रीजन ये है कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है थोरैसिक केस के साथ कांटेक्ट में है। समझ में आई बात? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो एनसीईआरटी में कहां तक पढ़ करके आ जाओगे आप लोग, मैं बता दूं।
हाँ ये पेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप ये जो पैरा ना फर्स्ट पैरा यानी पेज नंबर 270 का फर्स्ट पैरा तक आपको पढ़ाया गया है। 270 के पेज नंबर 270 270। ये पुराना बुक थोड़ी है यार, दिखने में से तो नया ही लग रहा है कुछ। हाँ तो देखो देखो कौन कौन सा टॉपिक बता दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ के आइएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पढ़ के आ जाएगा पूरा। यहाँ तक आपको कवर कर दिया। थोड़ा सा पॉइंट बचा उसको मैं भी कवर कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट कर दूंगा आपको। तो देखो रेस्पिरेशन के आगे जो एक पैरा दिया हुआ है बच्चा, उसमें बताया कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं। मतलब रेस्पिरेशन का स्टेप बोले तो पहले आप लोग ब्रीदिंग समझो। ब्रीदिंग बोले तो वेंटिलेशन। देखो मैं ब्रीदिंग बोलूंगा, आपके बैक ऑफ द माइंड वेंटिलेशन चलना चाहिए। आप देखो ब्रीदिंग बोलोगे तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन ये वेंटिलेशन का डिफिनेशन आपसे अगर पूछ देते हैं, नर्वस आप फील कर सकते थे। तो ब्रीदिंग बोलिए, बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, अच्छा सर वेंटिलेशन की तो बात कर रहे हैं। अगर मैं वेंटिलेशन बात करूं, अरे कोई बड़ी टर्म नहीं है, ब्रीदिंग ही है। ऐसे बैक ऑफ द माइंड चीजें करोगे ना तो चीजें याद होती चली जाती हैं, इनमें आप फैमिलियर होते चले जाओगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं स्टेप बता रहा हूं बच्चा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिच आपने एयर लिया। अब कैसे लिया, मैकेनिज्म क्या होती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे। अभी आप समझो कि ऑक्सीजन रिच एयर, जैसे यह कोई पर्सन है बच्चा, पर्सन नहीं है, हाँ इसका मान लो ये नोज है, ठीक है। ये O2 रिच एयर बच्चा इनटेक किया। ये O2 रिच एयर कहाँ गया बच्चा, इसके लंग्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, ब्लड सप्लाई होगा, लंग्स के पास ब्लड सप्लाई होगा ना। तो O2 रिच एयर कहाँ गया, ये लंग्स में आ गया क्या, अरे बोल दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जो ब्लड है आपका, बस रफ डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या बच्चा बताइएगा, क्या ये CO2 लेके आया होगा टिश्यू के पास से, क्या ये CO2 लेके आया होगा टिश्यू के पास से, और इसमें CO2 ज्यादा होगा, O2 कम होगा। ब्लड में ऐसा होगा क्या, इसमें क्या है बच्चा, O2 ज्यादा है, CO2 कम है। तो देखो ना, हाई प्रेशर O2 यहाँ है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है क्या, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है क्या, तो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा क्या ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लंग्स से एल्वियोलाई से ब्लड में। CO2 की देखो, CO2 ब्लड में ज्यादा, लंग्स में कम, तो प्रेशर चेंजेस की वजह से ब्लड से लंग्स में। अब आप O2 रिच एयर बाहर निकाल देंगे। अब देखो, अब जैसे ही ब्लड के साथ आया बच्चा, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चा। अब ये ब्लड कहां जाएगा बच्चा, हमारा टिश्यू के पास जाएगा क्या, अरे बोलो, टिश्यू के पास जाएगा। अब टिश्यू के बाहर जो ब्लड है उसमें बताना, O2 ज्यादा, CO2 कम। टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म के वजह से बच्चा CO2 टिश्यू में ज्यादा, अरे तोड़ फोड़ होगी, ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो CO2 टिश्यू में ज्यादा, ऑक्सीजन बच्चा कम। तो फिर से प्रेशर चेंजेस हुआ क्या बच्चा, पार्शियल प्रेशर में चेंजेस हुआ, तो यहां क्या होगा, O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। यानी आपने क्या बोला, O2 को अंदर भेज दिया ना, और CO2 बाहर आ गया ना ब्लड में। अब यही ब्लड वापस आ गया आपका लंग्स के पास। समझ में आई कि नहीं आई बात, फिर से रिपीट कर दे क्या, अरे भाई साहब ऐसे बोलेंगे तो समझ में आ गया भाई, यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में चाहिए होता है ना। तो एग्जाम में तुम लोग कहते हो सर असर्शन भी और रीजन भी सब एक जैसा लग रहा है फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो जरा बताइएगा, एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कुछ तुम दो कुछ मैं दूंगा, दोनों तरफ से गिव एंड टेक, यानी एक्सचेंज दो जगह पे हो रहा है बच्चा, एट लंग्स एंड एट टिश्यू, एट लंग्स एंड एट टिश्यू। अरे कोई दिक्कत, तो लंग्स के पे क्या हो रहा है बच्चा, O2 अंदर आ रहा है, टिश्यू ब्लड में आ रहा है, और क्या हो रहा है बच्चा, CO2 आउट हो रहा है, CO2 आउट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, O2 का इन हो रहा है, टिश्यू में O2 इन हो रहा है, एंड CO2 आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। तो बच्चा यहां तक में कोई दिक्कत है तो आपको बताइए, यहां तक सब कुशल मंगल, सब खैरियत, कोई दुख दर्द तकलीफ, बहुत बढ़िया, बहुत है जिंदगी में।